अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे हैं आप सब लोग। और पिछले दिनों पाकिस्तान की सियासत तो हमेशा से मौजूए बहस रहती है और उसमें हमेशा से कुछ हैपनिंग्स रहती हैं। लेकिन पाकिस्तान की सहाफ़त ने भी पिछले ये कह सकते हैं कि बाकी तो माज़ी में भी उनके ऊपर सेंसरशिप का शिकार है, लेकिन पिछले 2 साल पाकिस्तान की सहाफ़त के लिए बड़े मुश्किल थे। और बहुत ही कम गिने-चुने नाम ऐसे नज़र आते हैं कि जिन्होंने वो अपनी डायरेक्शन नहीं छोड़ी और अपने रास्ते पे चलते रहे, खबर देते रहे, सेंसरशिप का शिकार नहीं हुए। जो खबर जैसे थी, जो हकाइक थे वो मंजर-ए-आम पर लाते रहे, उन्हीं उन्हीं में से एक ऐसा नाम आज मुझे जॉइन कर रहे हैं। मुझे लाइक मैं मेरे लिए एज़ाज़ की बात है कि मैंने इनके साथ कुछ मुख्तसर से अरसे के लिए शायद एक चैनल में इकट्ठे काम किया है। ज़ुबैर अली खान उस वक़्त भी बड़ी अहम खबरें लेके आते थे पॉलिटिकल हैपनिंग्स के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने जॉइन किया, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। वालेकुम सलाम। नीलम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? और मैं बिल्कुल। जिस तरीके से आपने आपने ज़िक्र किया, जीएनएन में हम इकट्ठे रहे, कुछ मुख्तसर अरसा ही आप रहीं और मैं भी फिर वहाँ से जो है वो ज़ाहिर है डेस्टिनेशन तब्दील हो गई। तो आप बड़े मैं देख रहा हूँ आप सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसको उसी तरीके से फ़ॉलो कर रही हैं और ख़ास तौर पर जो आप आवाज़ उठा रही हैं फ़लस्तीन से मुतालिक और इसराइल की जो बर्बरियत है उसके हवाले से, वो उसकी तारीफ़ करना इंतहाई ज़रूरी है, वो बनती भी है क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि उस इश्यू को एड्रेस कर रहे हैं। और जिस तरीके से आपको उस मामले का एक दर्द रखती हैं और उसके साथ-साथ जो पाकिस्तान के तमाम इश्यूज़ के ऊपर आप नज़र रखती हैं, तो आप भी काबिल तारीफ़ हैं, जिस तरीके से आप काम कर रही हैं। अच्छा ज़ुबैर, इससे पहले कि मैं सियासी मामलात की तरफ आऊँ, इतना टफ़ टाइम था सहाफ़ियों के लिए। लोगों ने अपने चैनल्स पे बात करना छोड़ दी, लोगों ने वीडियोज़ बनाना छोड़ दी, लोगों ने बिल्कुल गायब हो गए सोशल मीडिया से। और सबको ये खुद भी एहतियात कर रहे थे, बाकियों को भी ये मशवरे देते थे कि भई मत बोलो। ऐसे हालात में मैंने देखा है कि आप और ज़्यादा एक्टिव हो और आप और ज़्यादा खबरें जो है वो लोगों तक पहुँचाना शुरू हो गए। और सिर्फ़ ये नहीं है कि आप किसी जमात को सपोर्ट कर रहे हैं, आप बड़ी बैलेंस्ड बात करते हैं और जो सच्चाई होती है वो भी आईना भी दिखाते हैं आप लोगों को। ये आपके लिए टफ़ नहीं था? आपको ऑब्वियसली आपकी भी थ्रेट्स होंगी, जॉब से रिलेटेड होंगी कि रोज़गार ना चला जाए, बच्चे हैं, फैमिली है, सब कुछ है। तो ये किस तरह से आपने टैकल किया इस पिछले 2 साल को बिलख़ुसूस? नीलम, जिस तरीके से आपने ज़िक्र किया कि पाकिस्तान में जो गुज़िश्ता 2 साल से जो मामलात चल रहे हैं, अमली तौर पर पाकिस्तान में गुज़िश्ता 2 साल से मार्शल लॉ जो है वो नाफ़िज़ है। और इसका आगाज़ उस वक़्त हुआ जब नवंबर में इंतख़ाबात जो करवाने की तारीख़ थी वो लैप्स हो गई और 90 रोज़ के अंदर जो आइन की एक ज़रूरत थी, वो ज़रूरत नहीं पूरी की गई और उसके बाद जो है वो जो निगरान हुकूमत है उसको उसकी मुद्दत में तोसी एक तरह से की गई और वो उसके बाद जो है वो पाकिस्तान में एक तरह से मार्शल लॉ जो है अमली तौर पर हम कह सकते हैं कि मार्शल लॉ का निफाज है। जहाँ तक बात रही थ्रेट्स की, जाहिर है पाकिस्तान में आप अगर सहाफत कर रहे हैं तो किसी का भी दौर, कोई भी दौर हो, वो आसान नहीं होता। गुज़िश्ता जब इमरान खान का दौर था उस वक़्त भी मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बीट भी कर रहा था, साथ में प्राइम मिनिस्टर को भी कवर कर रहा था, फेडरल कैबिनेट को भी देख रहा था। उस वक़्त भी हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने ला रहे थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नागवार गुज़र रही थी। और सहाफ़ी का यही काम होता है कि जब आपके ऊपर पाबंदियाँ हो, ख़ास तौर पर ऐसे माहौल में जहाँ पर आज़ादी इज़हार राय का के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, उस वक़्त आप खबर दें और उस वक़्त आप बात करें जब आपके ऊपर पाबंदियाँ ज़्यादा हों, जब बोलना मुश्किल हो, जब आज़ादी इज़हार राय की जितनी भी आईनी जो आप कह सकते हैं कि बुनियादी हक है, उसको जब छीना जाए तो उस वहाँ पर ही असल में सहाफ़त जो है वो वहीं पे ज़िंदा होती है। बहुत सारे लोग जिस तरीके से आपने भी कहा कि थ्रेट्स होते हैं, ज़ाहिर है, फैमिली की तरफ से भी थ्रेट होता है, एक प्रेशर होता है कि आप इस तरीके से जब बात करते हैं, तो ये ज़रूर होता है। मुझे याद है इसमें मैं अपना जो फैमिली है उसको भी बड़ा क्रेडिट देता हूँ कि मेरी फैमिली ने बड़ा मुझे सपोर्ट किया। ख़ास तौर पर मेरी वालिदा ने, और मेरी वालिदा ने मुझे जब अरशद शरीफ का मामला हुआ था, उसके बाद एक इंसिडेंट इस्लामाबाद में ऐसा हुआ था जो बहुत चीज़ें जो है वो मेरी फैमिली तक पहुँच गई थी। लेकिन मेरी वालिदा ने मुझे कॉल करके ये कहा कि बेटा घबराना नहीं है आपने, आप अगर हक और सच के साथ खड़े हैं तो यही काम आपका है और यही आपने करना है। तो उससे क्या मुझे बहुत बात हौसला है! मिला ज़ुबैर, क्योंकि सॉरी मुझे आपको यहाँ पे रोकना पड़ा है कि आपको पता है कि अभी उमूमन माहौल ऐसा है कि माएँ फ़ोन करके कहती हैं कि बेटा अपना रास्ता बदल लो।
क्योंकि ये लोग बाज नहीं आने वाले, सच से ना बोलो सच इतना। अक्सर माएँ अब ये कह मुझे रही थी, मेरी ऑब्वियसली मुझे उनको भी हम मेरी गलत नहीं कह वालिद रहे की बच्चों तरफ से। से रुकावट होती है। मुझे हुँ, मेरी वालिद की तरफ से रुकावट होती है, लेकिन मेरी हुँ, वालिदा ने कभी मुझे नहीं रोका, बल्कि उन्होंने मेरी हमेशा हौसला अफ़ज़ाई की है। और इससे मुझे ज़ाहिर है एक हौसला मिलता है। और दोस्तों की तरफ से भी बहुत सारा कुछ कहते हैं, लोग कहते हैं कि यार आप इतनी खुल के बात ना करें, कि उससे कुछ लोग जो हैं वो नाराज़ हो जाएँगे, ख़फ़ा हो जाएँगे। तो बात ये है कि जब आपने इस फ़ील्ड को चुना है, इस सहाफ़त को जब चुना है, तो फिर इसका हक़ अदा करें। अगर हम सहाफ़त में पैसे कमाने के लिए नहीं आए, अल्हम्दुलिल्लाह जो 8 साल का करियर है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी से कोई भी नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की, सहाफ़त को सीढ़ी नहीं बनाई किसी जगह तक पहुँचने के लिए। तो अगर आपने इस फ़ील्ड को चुना है, तो फिर इसका हक़ भी अदा करें। पैसा कमाना है तो उसके लिए बहुत सारे और मौक़े आपके पास मौजूद होते हैं, बहुत सारे और शोबे हैं जहाँ पर आप काम कर सकते हैं, या ये शोबा तो पैसा कमाने के लिए है ही नहीं है। हुँ। तो जब आप डेडिकेशन के साथ, पैशन के साथ काम करते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि फिर आपको कोई भी डर नहीं होता, कोई खौफ़ नहीं होता। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा, जब ज़ाहिर है इंसान है, और मैं भी कभी-कभी सोचता हूँ कि यार फैमिली है, बच्चे हुँ। हैं, बीवी है, तो क्या होगा? तो फिर मुझे एक ही चीज़ याद आती है, और जिसकी वज़ह से मैं सबको कहता हूँ कि ये चीज़ जो है वो हमारा ईमान मज़बूत करती है, वो यही है कि रिज़्क, ज़िल्लत, इज़्ज़त, मौत जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में है। तो इंसान को इन चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए, और ये खौफ़ जो है, इन चीज़ों के खौफ़ में अगर आप आ जाते हैं, तो फिर आप अपना मकसद जो है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। दैट इज़ रियली इम्प्रेसिव। ज़ुबैर, मैं आपकी आपके आपसे भी इसलिए भी करना चाह रही थी, आपसे पहले साकिब भाई से भी मेरी एक नशिस्त हुई थी, समीना पाशा से भी हुई, कि ये नाम मैं सामने लाना चाहती हूँ कि इन्होंने पिछले 2 साल में हमेशा से रहा है प्रेशर, लेकिन जो पिछले 2 साल में हमने देखी है ना चीज़ें, वो शायद ही हमने इससे पहले नहीं देखी, और लेकिन ये लोगों ने अपनी लाइन नहीं छोड़ी, ये लोगों ने अपनी एथिक्स नहीं छोड़े। अच्छा, अब थोड़ा सियासत की तरफ आते हैं। आज तो अनएक्सपेक्टेड हो गया। सब लोग ये कह रहे थे कि नहीं, ईद से पहले तो कोई रिलीफ मिलता नहीं दिखाई दे रहा। वो हम मज़ाक में भी कहते हैं ना कि हम उस हफ्ते में दाखिल हो गए हैं कि जिसमें हम लोग भी कह रहे थे कि अब जो भी करना है वो ईद के बाद ही देखा जाएगा। नैब ही आज अपने मौक़िफ़ से पीछे हटता। मैंने तो इनफैक्ट ये बोला कि नैब तो गवाह बन गया इमरान खान के केस के लिए कि इस केस में तो लूप होल्स हैं, ये क्या जजमेंट है, ख़त्म किया जाए। ये आपके लिए भी अनएक्सपेक्टेड था? ये अदालत में मौजूद तमाम सहाफ़ियों के लिए नहीं, बल्कि जो 2 रुकनी बेंच सुन रहा था, जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान थे, उनके लिए भी अनएक्सपेक्टेड था। और बेंच में शामिल जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के सामने जब ये बात हुई, पहले तो जो नैब के वकील हैं, उन्होंने जब ये बात की कि वो कंसीड करते हैं अपने आर्गुमेंट्स को, और वो आर्गुमेंट्स नहीं करेंगे, और वो ये समझते हैं कि उन्होंने केस का तफ़सीली जायज़ा लिया है, और वो ये समझते हैं कि इसमें मेरिट पे ये जो सज़ा मुअत्तली है, ये सज़ा मुअत्तली का केस बनता है। तो इसके बाद फिर जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब आपस में मुशावरत कर रहे थे। तो वो जो नैब के वकील का जो मौक़िफ़ था, वो शायद मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने सही तरीके से सुना नहीं, उनको नहीं था इल्म। तो वो जब मुशावरत कर रहे थे, तो फिर वो एकदम से चौंके, तो मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने नैब के वकील को मुखातिब किया, और उन्होंने कहा कि क्या आप क्या कह रहे हैं? तो उन्होंने फिर कहा कि माय लॉर्ड, वी कंसीड आवर आर्गुमेंट्स। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा अच्छा आपका फेयर आर्गुमेंट है, और अब तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, फिर ईद के बाद इसकी मरकज़ी अपील जो है वो रख लेते हैं। ये तो अदालत के अंदर एक सरप्राइज़ वाली जो बात आपने कही वो है। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए या इमरान खान के लिए हवा का रुख तब्दील हो रहा है? इसका जवाब है नहीं। हुँ। क्योंकि ये जो केस में नैब ने अपना मौक़िफ़ से पीछे हटे हैं, या किसी हद तक सज़ा मुअत्तली की हद तक वो इमरान खान का साथ ही दे रहे हैं। इसमें बहुत अभी ये है तो हैरत अंगेज़ चीज़, क्योंकि यही वकील थे अमजद परवेज़ साहब, जब फ़ौजदारी मुकदमे में इसी केस में इमरान खान को 3 साल की सज़ा हुई थी, तो इसी सज़ा मुअत्तली के खिलाफ इन्होंने बड़े लंबे-चौड़े दलाइल दिए थे, इन्हीं वकील साहब ने। अब हुँ। नैब केस में उन्होंने कहा जी ये तो मेरिट में बनता है कि इसको सज़ा मुअत्तल कर दी जाए। अब इसमें 2 नुक्ते हैं। एक एलिमेंट ये हो सकता है कि शायद नैब जो है वो उन्होंने इसको प्रेस नहीं किया सज़ा मुअत्तली को, ताकि ये सज़ा मुअत्तल भी हो जाए। अगर सज़ा मुअत्तल होती है तो इमरान खान तो बाहर नहीं आते, क्योंकि अभी तक उनका एक साइफ़र का केस और एक इद्दत निकाह केस में हुँ। वो कन्विक्टेड है, तो वो बाहर नहीं आ सकते। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वो अगर सज़ा मुअत्तल भी हो जाए तो ज़मानत होगी, और ज़मानत के बाद पता नहीं फिर क्या होगा, और भी बहुत सारे मुकदमात हैं।
एक और अहम जो नुकता है वो इस केस में ये भी बनता है कि अगर यहाँ पर उन्होंने इस सज़ा मुअत्तली को प्रेस नहीं किया, लेकिन अपील जो है वो मरकज़ी जो अपील है वो अभी तक सुनी जाएगी। अब वो मरकज़ी अपील 2 महीने, 3 महीने बाद लगती है। या और उसके बाद जब नैब आर्ग्यूमेंट करेगा, नैब कितना टाइम लेके उस आर्ग्यूमेंट्स को कंक्लूड करता है, क्योंकि अपीलों में अमूमी तौर पर जब सज़ा मुअत्तल हो जाती है तो फिर जो वकला हैं वो भी थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाते हैं, वो भी टाइम लेते हैं और फिर जो जज साहिबान हैं, वो भी ज़रा लीनिएंट हो जाते हैं कि सज़ा तो मुअत्तल है, आप ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर दें, तो वो ज़मानत भी हो सकती है। तो इस सिनेरियो में अगर वो मामला हुआ, तो ये जो केस है ये इसी तरह लटकता रहेगा, तोशाखाना वाला, हुँ। नैब वाला। और इसमें जो है वो अपीलें जो है फिक्स होते-होते भी 2-3 माह लग सकते हैं, फिर आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूड होते-होते भी 3-4 माह उसमें भी गुज़र सकते हैं। तो ये एक एलिमेंट भी मौजूद है। एक हुँ, और एलिमेंट जिसमें आप इसको भी रद्द नहीं कर सकते कि शायद ये जो इस वक़्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से जो ख़त सामने आया है, हुँ। उसके बाद एक बहुत बड़ा प्रेशर है और एक इस तरह का माहौल बन चुका है कि इमरान खान की जितनी भी सज़ाएँ हैं, वो अब एविडेंट है, वो क्रिस्टल क्लियर है कि वो सज़ाएँ किस तरीके से उनको दी गई हैं और जजेस के ऊपर प्रेशर था, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अगर वो जो खत है वो पढ़े तो उसमें ना सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का के हवाले से इंकशाफात है, बल्कि जो लोअर जुडिशरी है, जो हुँ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस हैं, उनके ऊपर भी ये उसकी खत के अंदर इंकशाफात सामने आए हैं कि उनके ऊपर भी शदीद दबाव था। तो ये एक चीज जब वाज़ेह हो जाती है तो फिर थोड़ा-सा बैकफुट पे जाना और इस तासर को ज़ाहिल करना कि जजेस के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। देखिए, हुँ। नैब तो मेरिट के ऊपर काम कर रहा है। नैब ये समझता है कि मेरिट के ऊपर सज़ा मुअत्तल हुई है, तो नैब ने उसको आर्ग्यू भी नहीं किया। तो ये भी मैं ये समझता हूँ कि कहीं न कहीं ये भी एक एलिमेंट हो सकता है कि इस वक़्त जो तासर है, ज़ाहिर है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी, लोकल मीडिया के ऊपर भी, और हर इंसान को अब पता है कि जिस तरीके से बिल्कुल, जजेस के ऊपर ज़ुबैर आप दबाव ठीक कह डाला रहे हैं गया, मतलब तो ये कुछ अरसे तासर तक ज़ाहिर करने की भी कोशिश है। हम जानते तो हैं कि इनकी लूप होल्स थे, जिस तरह से इनकी प्रोसीडिंग्स हुई हैं, जिस तरह से जल्दी-जल्दी फैसले आए हैं, लेकिन पिछले दिनों में हमने ये माहौल भी देखा ना, तो अगर उन्होंने कहा है कि कौवा व्हाइट है, क्रो इज़ व्हाइट, तो वो फिर मानना पड़ा है सबको। चाहे लोग लाख आवाज़ें उठाते रहें कि भई ये कैसे हो सकता है, लेकिन उन्होंने बना दिया, उन्होंने कह दिया, तो फिर सबको मानना पड़ा। तो उस माहौल में इस तरह का एक फैसला आना और फिर नैब का उसमें एक थोड़ा-सा किरदार होना वाक़ई अच्छा। दूसरी एक एस्टैब्लिशमेंट से तो जो लड़ाई है, जो सो भी है, एक पीटीआई की अपने अंदर बड़ी हर कोई एक-दूसरे के ऊपर फिंगर्स रेज़ कर रहा है कि नहीं मैं तो सही हूँ, लेकिन ये एस्टैब्लिशमेंट के लिए काम कर रहा है, ये डबल गेम कर रहा है, ये ट्रिपल गेम कर रहा है। तो ये शेर अफ़ज़ल मरवत आपने ऑब्वियसली उनको कवर भी किया होगा, करीब से भी देखा होगा। ये वाक़ई पीटीआई के साथ ज़ाहिर तो लॉयल ही लगते हैं, लेकिन पीटीआई के वर्कर सपोर्टर इनके पीछे पड़ गए, अब शानदाना गुलज़ार के भी पीछे पड़ गए। ये माहौल कहाँ जाके रुकेगा और वाक़ई क्या इनमें से कुछ लोग डबल ट्रिपल गेम खेल रहे हैं? देखिए नीलम, इस वक़्त जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर जो धड़ाबंदी है, वो तो खुलकर सामने आ चुकी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और ये पहला मौका नहीं है कि पीटीआई के अंदर कोई इस तरीके से ग्रुपिंग हो। वो इमरान खान जेल से बाहर थे, उस वक़्त भी थी जब जहांगीर तरीन, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, शीरी मज़ारी वग़ैरह ये अलग ग्रुप्स पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर मौजूद थे। अब तो इमरान खान साहब जो है वो खुद जेल में हैं। और वो उस तरीके से पार्टी को हिदायत उस तरह जारी नहीं कर सकते, ज़ाहिर है वो जेल के अंदर उस तरह की से उनको एक्सेस भी नहीं है। तो ये ग्रुपिंग होना ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए कोई अचंभे वाली बात या नई बात नहीं है। दूसरी जो आपने सवाल किया कि इनमें से कोई लोग कोई डबल एजेंट, आप कहना चाह रही हैं कि कोई डबल एजेंट या कोई किसी एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई राब्ते में है या नहीं है। मुझे इस बारे में तो इल्म नहीं है कि कोई लोग राब्ते में है या नहीं है, या शायद राब्ता हो भी, लेकिन ये आया कि ये लोग क्या इमरान खान के साथ लॉयल हैं या नहीं है, इस पे किसी को कोई शक नहीं है कि ये जितने भी लोग हैं, वो कम से कम इमरान खान के साथ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये लोग लॉयल हैं। हुँ, हाँ, इनके जो काम करने का तरीक़ाकार है वो मुख्तलिफ हो सकता है, उसमें डिफरेंसेस ज़रूर है। जो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात या क्रेडिट लेने की कोशिश है। कुछ लोग जो है वो काम कम करते हैं, क्रेडिट ज़्यादा लेते हैं, कुछ लोग जो है उनका फ़ोकस क्रेडिट लेने के ऊपर नहीं होता, वो काम करने के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो ये एज़ ओवरऑल हमारी सोसाइटी के अंदर ये चीज़ मौजूद है। तो यही कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी हो रहा है। हुँ।
शेर अफ़ज़ल मरवत साहब का जहाँ तक ताल्लुक है, वो इस वक़्त जिस तरीके से उन्होंने केपी में लीड किया, बाहर निकले, फिर इस्लामाबाद, रावलपिंडी और सिंध का भी उन्होंने दौरे किए हैं। और उसके बाद इमरान खान की उनको हिमायत हासिल है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो देखने वाली ये होती है, क्या है इमरान खान उनसे कुछ नाला है, उनसे उनको बुरा समझते हैं? इसका जवाब है कि नहीं। इमरान खान ये समझते हैं कि इस वक़्त जिस तरीके से, जिस बहादुरी के साथ, जिस हिम्मत के साथ शेर अफ़ज़ल मरवत मैदान में उतर रहे हैं, वो शेर अफ़ज़ल मरवत ही कर सकते थे। और इस वक़्त जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ज़रूरत थी, वो ऐसी ही एक लीडर की ज़रूरत थी जो कि खुलकर सामने आते, जो कि इन तमाम पाबंदियों, इन तमाम रुकावटों को बालाए ताक रखते और वो कहते हैं ना कि ऑल गन ब्लेजिंग, वो किसी को खातर में ना लाते और मैदान में वो कूद जाते। तो वो जो सियासी क़यादत थी, वो कहीं न कहीं लैक कर रही थी, वो किरदार अदा नहीं कर रही थी, जो शेर अफ़ज़ल मरवत साहब ने किरदार अदा किया। फिर इमरान खान की एक स्ट्रैटेजी है, वो चाहे जेल से बाहर थे या अंदर हो, हुँ। उन्होंने हमेशा अपने प्लेयर्स जो हैं, वो कहाँ किस प्लेयर को कहाँ इस्तेमाल करना है, वो बड़ा अच्छी तरीके से समझते हैं। ये जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान जो अक्सर लड़ाई हुआ करती थी, इससे दीगर पार्टियों को या बाहर ये तासर मिलता है कि शायद इमरान खान इससे कुछ परेशान हो, या पार्टी का कोई भी सरबराह जिसके पार्टी के अंदर दो मुख्तलिफ फैक्शंस हों, ग्रुप्स हों, तो वो ज़ाहिर है उससे परेशानी का तासर मिलता है। लेकिन इमरान खान ये समझते थे कि ये मेरी पार्टी के अंदर जो है वो एक मजबूती भी है, और दूसरा वो उनकी अपना जो ओहदा है, जो चेयरमैन की कुर्सी है, उसको भी बड़ा मजबूत करती है कि ये नीचे से जब ग्रुपिंग होती है, तो ऊपर का जो जो चेयरमैन होता है, वो बड़ा मजबूत होता है कि उसकी जो वर्डिक्ट है, वो ही हर पे आखिर होती है। तो ये भी इमरान खान की जी। स्ट्रेटेजी है। वो अगर उनका कैरियर का आप जायजा लें, क्रिकेट के दौर से भी, तो वो अपनी टीम के अंदर भी एक कंपटीशन का एक एनवायरनमेंट रखते थे। तो पार्टी के अंदर भी उन्होंने वही कंपटीशन का एनवायरनमेंट रखा हुआ है। हुँ। मुख्तलिफ टास्क दिए हुए हैं। शेर अफ़ज़ल मरवत की अपना टास्क है, उनसे अपनी जो चीज़ें हैं ज़रूरत की, वो लेनी है। इसी तरह बैरिस्टर गौहर जो हैं, उनसे कुछ और ज़िम्मेदारियाँ लेनी है। असद कैसर से कुछ और ज़िम्मेदारियाँ लेनी है, तो वो बेहतर समझते हैं कि कहाँ पर किस प्लेयर को खिलाना है। जहाँ तक रही बात एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ता करने की, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग अगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ता कर भी लें और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को हाईजैक कर भी दें, तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान की मर्ज़ी के बगैर कोई डील हो सकती है, या इमरान खान की मर्ज़ी के बगैर पीटीआई का वर्कर किसी और लीडर के पीछे चल सकता है। ना हुँ। वो शेर अफ़ज़ल मरवत का पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान को उस डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं, ना असद कैसर लेके जा सकते हैं, ना कोई और लेके जा सकता है। अलबत्ता इस वक़्त मैदान में पीटीआई के वर्कर्स को एक लीडर की ज़रूरत थी, और वो मैंने खुद देखा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स शेर अफ़ज़ल मरवत की स्पीचेज़ को जितने गौर से सुनते हैं, वो पीटीआई के अंदर मैंने शाह महमूद कुरैशी की भी तकरीर सुनते हुए किसी वर्कर को नहीं सुना। हुँ। वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को ही एक वो हासिल था कि उनके जो कारकुन, जो डाई हार्ड फैन्स थे, वो उनको बड़े गौर से सुनते थे, उनकी पूरी तकरीर सुनते थे, और फिर उसके बाद मुराद सईद वो नौजवान क़यादत थी पीटीआई के अंदर जिसकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग थी। हुँ। असद उमर की किसी हद तक फैन फॉलोइंग थी, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग एक मखसूस किस्म का जो क्लास है खैर वो क्या हुआ करती खबरें थी। हमने हमाद हज़रत तो पेश हो गए अदालत के सामने। मुराद सईद, अब खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट है, बड़ी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, वज़ीर आला भी इतना स्ट्रॉन्ग है। मुराद सईद मंज़र आम पर आएँगे? कोई पेशावर हाई कोर्ट में कोई बेल, या कब तक वो उनका मंज़रनामे से गायब रहने का इरादा है? कुछ खबरें हैं अंदर के सोर्सेज़ से? देखिए नीलम, मुराद सईद जिस कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं ना, मेरा ख़्याल है कि इमरान खान जेल से बाहर आएँगे, इमरान खान के लिए अगर नरमी हो गई, तो उसके बाद ही मुराद सईद बाहर आएँगे। क्योंकि मुराद सईद के हवाले से बहुत ज़्यादा सख्तियाँ हैं, बहुत ज़्यादा थ्रेट्स हैं, और अभी भी उनको जो है ना वो अप्रोच किया जा रहा है, और उनको ये कहा जा रहा है कि आप खामोश हो जाएँ। जिस तरीके से वो अभी भी सोशल मीडिया के ऊपर वर्कर्स को मोबिलाइज़ कर रहे हैं, और मंज़र-ए-आम से रूपोश रहकर भी वो पीटीआई के यूथ को जिस तरीके से वो मुतहर्रिक कर रहे हैं, तो मेरा ख़्याल है कि वो अपना किरदार वहाँ पर ज़्यादा बेहतर निभा सकते हैं, और उसके लिए भी जो अभी भी रूपोश होते हुए भी वो किरदार निभा रहे हैं, उससे भी काफ़ी लोग जो हैं वो खुश नहीं हैं।
और उनको रिसेंटली भी ये बिल्कुल कुछ दिनों के पहले की बात है, रिसेंटली भी उनको जो है वो पैगामात मिले हैं कि आप एहतियात करें और आप खामोश हो जाएँ। हुँ, सही। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर, आपने वक़्त दिया। मैं चाहूँगी फ्यूचर में भी आप मुझे ज़रूर जॉइन कीजिएगा एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। इसी तरह से आप ईमानदारी से अपना काम करते रहें। थैंक यू वेरी मच नीलम, थैंक यू।